अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ फैसल अजीज़ ख़ान हैं। कराची पे इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त 2-3 अपने वीडियोस की और बताया आवाम को कि कराची के साथ क्या हो रहा है। और फिर लास्ट जो इनकी वीडियो आई हमने देखा कि उसमें भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन का एक लेटर भी आया है कोविड के हवाले से कि जी कि कराची के अंदर जो है इस वक्त जो हो रहा है उसको रोका जाए। हम उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं की ज़बानी आप सुने कि कराची में क्या हो रहा है। वो कराची के अंदर रहते हैं, वो कराची को बेहतर अंदाज में देखते हैं। देखिए, कराची में सूरत हाल तो कराची के लोगों के लिए उस वक्त बहुत खुशाइन थी, बल्कि लोग बड़े जोशो खरोश में थे जब कराची से ताल्लुक रखने वाले जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो गए। तो उन्होंने सबसे पहले कहा, चीफ जस्टिस बनने से पहले भी कहा था कि कराची के अंदर जो है वो तजावुजात हैं, उसका खात्मा होना चाहिए, कराची में ट्रेन चलनी चाहिए, एम्प्रेस मार्केट साफ होने चाहिए, कब्जे पथारे वथारे ये सब कुछ हटना चाहिए, एक इंटरनेशनल सिटी के तौर पर कराची को नजर आना चाहिए। और लोगों के अंदर एक जोश वलवला आया। उन्होंने कहा कि बहुत जबरदस्त बात है, बहुत सारे गलत फैसले हुए, माजी की हुकूमतों ने कब्जे करवाए, इदारों की जमीनों पे कब्जे हो गए, तो ये सब कुछ चीजें ठीक होंगी और कराची में ट्रेन भी चलेगी और पार्क आजाद हो जाएंगे और सड़कें जो हैं वो कुशादा हो जाएंगी, फुटपाथ वापस आ जाएंगे, जहाँ दरख्त नहीं दरख्त आ जाएंगे। तो ये सिलसिला सारा लोगों ने बहुत शुक्रिया अदा किया, चीफ जस्टिस का बड़ा नाम जबरदस्त हुआ। लेकिन हालिया कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जिसके अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर लोग थोड़ा नाला हैं, खफा हैं। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कराची के कुछ मामलात में तोड़ फोड़ के फैसले दिए। तोड़ दो उसको, बिल्कुल ही तोड़ दो इमारतों को। रॉयल पार्क को राशिद मनाज रोड पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया। मिडिल क्लास लोगों के फ्लैट्स थे, इन्होंने अपने जमा पूंजी से लगाए थे, बेवाओं के जो पेंशन दे रहे थे उन लोगों के, जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उनके बहुत सारे अपार्टमेंट्स थे, तो वो तोड़ दिए गए। तकरीबन 650 से ज्यादा वो अपार्टमेंट्स थे, वो बिल्डिंग तहस नहस कर दी। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने उसके ऊपर जो डेटा प्रोवाइड किया गवर्नमेंट की जानिब से अदालत को, उसकी रोशनी के अंदर वो तोड़ दिए गए। और फिर ये हुआ कि जब जो जिसने ये गलत परमिशन दी, जिसने इजाजतनामे दिए, जिसने एनओसीज दी और 16 से ज्यादा इदारों ने वो एनओसीज दी, उनके खिलाफ फैसले के अंदर कुछ नहीं आया कि किसी को अंदर करना है, किसी की नौकरी और किसी के असास से और किसी को जब्त करना है वगैरह वगैरह ये। और साथ ही जिनके पैसे डूब गए बिल्डिंग तोड़ने से, उनको कंपनसेशन कौन देगा, ये फैसले के अंदर नहीं रहा। तो वो एक बिल्डिंग पहले ही लोग रो पीट रहे थे, वहां से मामला कराची के लोगों के जहनों में आया कि चीफ साहब ने ये फैसला, जाहिर फैसला आने के बाद तो लोग अपना नुक्ता नजर का इजहार कर सके हैं। फिर हालिया फैसले जो हुए उसके अंदर रिमार्क्स जो थे चीफ ऑफ पाकिस्तान के, वो सिंध हुकूमत से मुतालिक, ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक, सिंध की और मुख्तलिफ इदारों से मुतालिक बहुत ही खतरनाक थे। यानी कि सिंध के अंदर सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो करप्ट आदमी है, मुख्तियार कार जो है वो मिनिस्टर बने हुए हैं, सिंध का हर महकमा करप्शन में डूबा हुआ है, कोई महकमा भी ठीक काम नहीं करता है। केएमसीए, केडीए, बिल्डिंग कंट्रोल, करप्ट तरीन इदारे हैं, अफसरान करप्ट हैं, हुकूमत करप्ट है, बजट जो बनाते हैं वो सिर्फ पैसे खाने के लिए बनाते हैं। और एक यूनुस मेमन साहब है जो कनाडा से बैठकर कराची को चला रहे हैं वगैरह 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 वगैरह। और ये सारा दिन हर नेशनल मीडिया के ऊपर हेडलाइंस चलती रही और अगले दिन कौमी पेपर्स के अंदर ये चीजें छपती रही। लेकिन जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर ये आया कि 3 दिन के अंदर नस्ला टावर तोड़ दें, अलादीन पार्क तोड़ दें, उसके बाद शॉपिंग मॉल है वो तोड़ दें। लेकिन इस ऑर्डर में ये नहीं था कि किन लोगों ने ये इजाजतनामे दिए, एनओसीज दिए, इनको गिरफ्तार करें, इनको नौकरियों से निकालें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, या यूनुस मेमन को जो है वो दाखिला को हुक्म दें शेख रशीद साहब को कि वो रेड वारंट जारी करें और कान से पकड़ के निकाला जाए यूनुस मेमन को कि तुम कैसे चला रहे हो। या कौन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बंदा है जो सबसे ज्यादा करप्ट है, या केएमसी, केडीए के अंदर जो करप्ट लोग हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई के अहकामात फैसले में नहीं थे। और फिर साथ में ये भी नहीं था कि ये जो दुकानें तोड़ी जा रही हैं और ये जो क्लब तोड़ा जा रहा है, पवेलियन क्लब और अलादीन पार्क का हिस्सा तोड़ा जा रहा है, ये जिन लोगों की मिल्कियत है, इनको ये कंपनसेशन कौन देगा। तो आम आदमी को तकलीफ हुई। जो ब्यूरोक्रेट करप्ट हैं, जिनको आप खुद कह रहे हैं करप्ट हैं, उनके खिलाफ आपने फैसला नहीं दिया। आपने कहा यूनुस मेमन बाहर से सिस्टम चला रहा है, आपने उसको भी नहीं पकड़ा, तो आपने खाली ये कह दिया कि इसे तोड़ लो, और वो तोड़ दिया गया।
تو فیصلے کے اوپر لوگوں کو غصہ ہوا, اور ظاہر ہے یہ سوال ایسے ہیں جس کا جواب فیصلوں میں ہونا چاہیے تھا. تو پھر ہوا یہ کہ ساری کمیونٹی, سیاسی جماعتیں, ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز, یہ سارے لوگ, اور آباد جو کہ بلڈرز ڈیولپرز کی تنظیم ہے, انہوں نے آ کے نسلا ٹاور کے باہر دھرنا دے دیا کہ اچھا, اس میں ہم نے دیکھا, آپ نے بڑا اچھا بتایا, لیکن کیا سندھ گورنمنٹ نے ایسے کسی پروجیکٹ پہ پہلے کبھی کام کیا ہے, کبھی سوچا ہو کہ ہم غریبوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں؟ ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس کے بعد ایف آئی آریں بھی کٹیں, اور لوگوں جو ہے ملک ریاض کے اس پہ گئے, اور وہاں پر بہت ساری چیزیں ہوئی پچھلے دنوں کراچی میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ کا رویہ بہت سرد رہا, اور انٹرنیشنل نیوز میں اور ہر جگہ پر یہ بات, اسپیشلی ان جگہوں پہ جہاں پہ پاکستانی, اوورسیز پاکستانی موجود ہیں, انہوں نے ایک چیز کا اظہار کیا کہ آخر سندھ گورنمنٹ اتنا سرد موری کا جو ہے مظاہرہ کیوں کر رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بہت سمپل سی, اس کا جواب میں نے دیا. سندھ گورنمنٹ کا, یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جن علاقوں سے ووٹ نہیں ملتے وہ وہاں پہ انویسٹ کیوں کرے گی؟ ویسے پیپلز پارٹی تو اپنے علاقے میں لاڑکانہ میں بھی انویسٹ نہیں کر رہی ہے. آج ہی میں نے ایک پروگرام کے اندر لاڑکانہ کی صورتحال دکھائی ہے, 13 سالوں کے اندر لاڑکانہ کا کیا حال ہوا ہے, نوابشاہ کا کیا ہوا ہے, سکھر کا کیا ہوا ہے. تو کراچی تو پھر وہ ہے کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کو ووٹ شہری علاقوں سے نہیں ملتا, اس کے مضافات جو ہیں کراچی کے ملیر وغیرہ, وہاں سے ان کو سیٹ ملتی ہے. تو یہ نفسیاتی طور پر بھی پاکستان میں معاملہ رہتا ہے کہ جس کو جہاں ووٹ ملتا ہے وہ وہاں کام کرتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت کا المیہ یہ ہے کہ جہاں پہ ان کو ووٹ ملتا ہے وہاں پہ بھی وہ کام نہیں کرتے ہیں, وہاں بھی انہوں نے کام نہیں کیا ہوا. لاڑکانہ کا حال بہت برا ہے, سکھر کا بہت برا ہے, نوابشاہ کا بہت برا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ کراچی تو چونکہ 70% ریونیو وفاق کو دیتا ہے, 90% سندھ کو دیتا ہے, یہاں کے لوگوں کو وہ سہولت چاہیے, یہاں پہ ٹرین چاہیے, یہاں کوئی سرکاری ٹرانسپورٹ نہیں چلتی, یہاں پہ کوئی ٹرین نہیں چلتی, کے طور پر اب سب کے سامنے ابھر کر آ گیا ہے. اور جو بارشیں ہوں گی اس میں تباہ کاری شاید پہلے سے زیادہ ہو. تو یہ صورتحال ہے, یہ منظرنامہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو جو ہیں وہ ان کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, ایک چیز میں نیسلا ٹاور کے کا ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں کچھ بسیں لائی گئی تھیں اور دکھایا گیا تھا کہ یہ بسیں آئی ہیں اور یہ چلیں گی, لیکن ایک دم پھر وہ خبر غائب ہو گئی اور پھر ہم نے نہیں دیکھا. مجھے بتائیں گے کہ وہ کیا قصہ تھا, وہ کون سی بسیں تھیں, واقعی کراچی کی روڈوں پر وہ چل رہی ہیں, اور وہ کس کا معاہدہ تھا, اور وہ کب لائی گئیں, کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے؟ دیکھیں, کراچی میں بسوں سے متعلق بڑے انوکھے واقعات ہیں, اور وہ سب ڈرائنگ روم کے یا کسی میٹنگ کے نہیں ہے, بلکہ ٹی وی کی اسکرینز کے اوپر ہے. ہمارے جو اس وقت کے بلدیات کے وزیر ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب, جو کہ ترجمان بھی ہیں, اطلاعات کے وزیر بھی ہیں, اس کے علاوہ بھی ان کے پاس 4-5 اہم وزارتیں ہیں. وہ ایک زمانے میں ٹرانسپورٹ کے وزیر ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا کی بڑی کمپنیز جو کہ بسیں بناتی ہیں, لگژری بسز بناتی ہیں, ان سے ایگریمنٹ کر لیا ہے, اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں 6000 بسیں ہم لا کے چلائیں گے, اور یہ روڈز ٹھیک کریں گے اور سب کچھ. یہ پچھلے الیکشن, جب الیکشن 2-3 سال پہلے وہ, اس سے پہلے کی بات ہے, انہوں نے اعلانات کیے, اور لوگ بہت خوش ہو گئے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ یہاں لے کر آ رہی ہے. اور انہوں نے پریس کانفرنس کیا, اس کے بعد انہوں نے مختلف پروگرامز کے اندر کہا, اور انہوں نے کہا کہ ہم 6000 بسیں لا رہے ہیں. کچھ وقت گزرا, ٹائم لائن گزر گئی, انہوں نے پھر اعلان کیا کہ نہیں, 6000 بسیں نہیں, ابتدائی طور پر ہم 3000 بسیں لے کر آ رہے ہیں, اور وہ بسیں یہاں چلیں گی. اور لوگ بہت خوش ہوئے, چلو ٹھیک ہے 3000 ابھی, باقی بعد میں آئیں گی. پھر انتخابات کے قریب انہوں نے کہا کہ 1500 بسیں کراچی پہنچنے والی ہیں, اور آپ کو بہت جلد نظر آئیں گی 1500 بسیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اندرون سندھ بھی یہ بسیں چلیں. پھر کمپنیز کی جو بسوں کی کمپنیز تھی, انہوں نے سیمپل بسیں کراچی میں بھیجی تھی کہ یہ بسیں یہاں چل سکتی ہیں کہ نہیں. انہوں نے اس سیمپل بسوں کے ساتھ فیتا کاٹا. اب نہ جانے وہ بسیں کہاں پر ہیں. کوئی ایک سرکاری بس کراچی میں یا سندھ میں نہیں چلتی ہے, اور یہ 13 سال ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو, کوئی بس نہیں چلتی. ہر وعدے نہیں ہوتے. اب وہ وزیر وہ نہیں ہے, لیکن انہی کے شہر کے اویس شاہ صاحب ہیں, وہ انہوں نے پچھلے دنوں وعدہ کیا ہے کہ 700 بسیں وہ لے کر آ رہے ہیں, لیکن وہ مہینہ گزر گیا جب وہ وعدے پورے ہونے تھے. بجٹ سے پہلے وہ چیزیں آنی تھی. بجٹ پیش ہو چکا ہے, جون آگے چلا گیا ہے, بجٹ کلیپس کر گیا یا استعمال ہو گیا. اس حکومت نے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 13 سال کے اندر 6800 ارب روپے استعمال کیے ہیں سندھ کے لوگوں کے.
बजट के थ्रू 6,800 अरब रुपए। और पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर जो कि 70% रेवेन्यू वफाक को देता है, 90% जो है सिंध को देता है। यहाँ ना बसें हैं, ना पानी है साफ, ना यहाँ सड़कें हैं, ना यहाँ ट्रेन है, ना रोजगार है, सिर्फ टैक्स ही टैक्स देना है। अच्छा, एक चीज था कि यूनाइटेड नेशन ने एक और भी खत लिखा था कराची में जो मर्दमशुमारी हुई थी उसके हवाले से कि वो दोबारा कराई जाए, और वो जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट भी किया था कि हम दोबारा कराएंगे। उसके बारे में कोई नई इत्तला है आपके पास? देखिए, ये जो मर्दमशुमारी का मामला था, इसमें सबसे मजबूत वर्जन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब का है, जिन्होंने एक केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ के लगभग है। सरकारी तौर पर जो कोट किया जाता है, कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीएसपी, जमात इस्लामी और इंक्लूडिंग अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1 करोड़ 60 लाख मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं लोग ज्यादा हैं, हमें ज्यादा एनएफसी के थ्रू आबादी के हिसाब से हमें ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। पीपल्स पार्टी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। एमक्यू का कहना ये है कि सीट्स बढ़ानी चाहिए, हम लोग ज्यादा हैं। पीएसपी भी वही बातें करती है, जमात इस्लामी भी यही बातें करती है। अब हुआ ये है कि एमक्यू ने जो अपना मुतालबात रखे थे हुकूमत से, रहेंगे नहीं रहेंगे, निकल जाएंगे आ जाएंगे, उसमें जो बहुत सारे मुतालबात थे उसमें से एक मुतालबा इनका ये भी था कि मर्दमशुमारी दोबारा करवाई जाए और मर्दमशुमारी दोबारा होनी चाहिए। अब जो बजट अभी रखा गया है उसके अंदर जहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देने की बात हुई है, उसके लिए पैसे रखे गए, इलेक्टोरल वोटिंग के लिए पैसे रखे गए, वहां मर्दमशुमारी के लिए भी पैसे रखे गए। अब देखना यह है कि लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात से पहले मर्दमशुमारी होती है, और वो मर्दमशुमारी होती है या खाना शुमारी होती है। मर्दमशुमारी का मतलब यह है कि इंसानों को गिना जाएगा, खाना शुमारी ये कि घरों को गिना जाएगा। अब अगर घरों को गिना जाएगा तो सिनेरियो डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि बहुत सारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लोग यहाँ आके रहते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन वो ईदों पे, छुट्टियों पे या उनके घर में कोई इंतकाल हो जाए तो वो अपने आबाई इलाकों में चले जाते हैं। यहाँ के मुस्तनद तौर पर लोकल लोग कितने हैं ये जांचना है। अब उस मेथोडोलॉजी के ऊपर आगे सवाल होगा, लेकिन हाँ, आपका जो सवाल ये है कि आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि इस बजट के अंदर पैसे रख दिए गए और शौकत तरीन साहब ने अपनी फाइनल तकरीर के अंदर ऐवान को बताया है, कौमी असम्बली को, पूरी कौम को बताया है कि मर्दमशुमारी के लिए बजट रखा गया है, पैसे रखे गए हैं। ये तीनों चीजों को जो मैंने बताया, ओवरसीज पाकिस्तानी और डिजिटल वोटिंग और मर्दमशुमारी, इसके लिए 7 अरब रुपए रखे गए। अब देखते हैं कि ये मरहला आगे बढ़ता है या नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल के वो हम जब शुरू में बात कर रहे थे नेशनल टावर का कि उसका क्या मुस्तकबिल है, ये जो आपने देखा कि मैंने भी देखा कि शामियाने लगे हुए हैं, लोगों ने कुर्सियां डाल के बैठे हुए हैं कि जी दुकानों को और घरों को जो तोड़ने कि हम नहीं तोड़वाएंगे, उसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप, उस किस तरह देख रहे हैं उसको? देखिए, नेशनल टावर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब, इसको तोड़ना था 3 दिन के अंदर। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई है, सिंध हुकूमत ने नहीं तोड़ा है। वहां पे रहने वालों ने कहा है हम खाली नहीं करेंगे। जो बिल्डर्स की तंजीम है आबाद, उन्होंने कहा हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे, हम धरना देंगे। और उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों को, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को इन्वाइट किया और सब लोगों ने जा जाके तकरीरें की कि फैसला ठीक नहीं है, हम फैसले को नहीं मानते, हम इस टावर को तोड़ने नहीं देंगे, ये रास्ता बंद नहीं कर रहा है, ये नाला बंद नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल अलग है और इस पे सारे एनओसीज हैं। और दूसरा मामला ये है, नैरेटिव ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल टावर के वकील को सुना ही नहीं और एक तरफा फैसला दे दिया। अब 3 बड़े वकील किए गए हैं, जिसके अंदर जिसमें आबिद जुबैरी साहब हैं, सलाहुद्दीन साहब हैं और ख्वाजा साहब हैं। बहुत महंगे वकील हैं, कई करोड़ रुपए लेते हैं केसेस की। वो अब ये अपीलें कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चूंकि फैसला देने के बाद भी रिव्यू पिटीशन भी मुस्तरद कर दी और ऑर्डर दिया कि इसको तोड़ दो, तो अब लार्जर बेंच की अपील की जा रही है। हो सकता है वो एक्सेप्ट हो जाए, जिसके अंदर ये प्ली ली जा रही है कि हमें चीफ जस्टिस साहब के फैसले के ऊपर एतमाद नहीं है, बड़ा लार्जर बेंच बनाया जाए, वो कराची के मामले को सुने, इंक्लूडिंग नेशनल टावर को सुने और चीजों को भी सुने। एक यहाँ पे सिंध में, दूसरी जानिब सिंध हुकूमत जो है कोशिश कर रही है 18वीं तरमीम के बाद उनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं कि सिंध में रेगुलराइजेशन की पॉलिसी लेकर आए, इमारतों को, घरों को जहाँ पे ये मामला हैं उनको रेगुलराइज किया जाए, उनसे मजीद टैक्स लिया जाए। जिस तरह के इस्लामाबाद के अंदर ट्विन टावर जो है, जो पहले
एक होटल होता था रिजेंसी, टावर था हयात रिजेंसी, उसको रेगुलाइज किया गया, इमरान खान साहब के घर को रेगुलाइज किया गया। इस तरह कराची में भी बाज कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज जो हैं वहां पे जिनके ऊपर एतराजात हैं उनको जो है रेगुलाइज किया जाए, टैक्स लिया जाए। ये दो सूरत हाल चल रही है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। तीसरी डेवलपमेंट ये है कि डिप्टी कमिश्नर को तोड़ना होता है। ये सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर को ही हटा दिया है जिसने तोड़ना होता है। तो उस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर मोहम्मद अली शाह नामी एक ऑफिसर जिनके ऊपर बड़े इल्जामात रहे हैं करप्शन के, मलीर में, इसमें उसमें, यूनुस मेमन का आदमी है और इसका आदमी और बहुत पैसे बनाता है, उसको उन्होंने उस पोजीशन से हटा दिया है। तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में डिप्टी कमिश्नर नहीं है। अब देखते हैं जब कोर्ट लगेगा, चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान बुलाएंगे, चीफ सेक्रेटरी को सुनाएंगे और कमिश्नर को सुनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर को सुनाएंगे कि क्यों नहीं तोड़ा, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल यही अपडेट है अब तक। अच्छा, आखिरी में बस ये भी बता दें कि यूनाइटेड नेशन का जो खत है उससे कोई फर्क पड़ेगा? वो कोई अथॉरिटेरियन कोई ऑर्डर नहीं है, वो एक रिक्वेस्ट है। हमारे यहाँ जो है वो नवाज, मतलब आप इसको क्या लेंगे, आप लोग ये कह सकते हैं कि हमारे कराची के मामलात में अक़वाम मुत्तहिदा भी आ गया कि कोविड के दरमियान आप लोगों के घर तोड़ रहे हैं, शर्म दिलाने वाला खत है वो। लेकिन आपको पता है हमारी सिंध हुकूमत, आपको पता है हमारे इमरान खान साहब 9 महीने से कराची नहीं आए, 10 महीने से। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे फैसले कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जिताने वाला शहर जो है वो कराची है। सबसे ज्यादा सीट्स जो है किसी शहर से अगर पीटीआई को मिली है तो वो कराची है। कराची से इमरान खान साहब जीते हैं, तो उनकी लात ताल्लुकी है कराची से के हवाले से। फिलहाल अमली तौर पर प्लानिंग में उनके बहुत जबरदस्त फैसले हैं जो मुझे बहुत सारे मालूम भी है, आने वाले दौर में भी होंगे। लेकिन वो जो 1100 अरब थे वो आए या नहीं आए, जो उन्होंने ऐलान किया था कराची में आए थे जब वो? नहीं, कराची में तो वो नहीं आए थे 1100 अरब के लिए ऐलान के लिए, उन्होंने इस्लामाबाद से किया था ऐलान। कराची आए हुए उन्हें तकरीबन 9.5 महीने हो गए। जो 1100 अरब रुपए हैं वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मद के अंदर है, और प्रोजेक्ट्स 3-3, 4-4 साल लंबे हैं। तो अगर वो पैसों की अनाउंसमेंट भी है तो वो बजट की सूरत में आगे आएगी। K4 के मंसूबे के ऊपर पैसे हैं, एक येलो लाइन ट्रेन चलनी है उसके ऊपर पैसे हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 2 महीने 3 महीने वाले नहीं है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तब तक इलेक्शन भी हो जाएंगी, हुकूमतें भी बदल जाएंगी, फिर किसको याद रहेगा किसने क्या कहा था, किसने क्या वादा किया था, क्या होना था, क्या नहीं होना था। थैंक यू सो मच, आपने कराची की अपडेट दी। हमने नाज़रीन कराची की अपडेट, कराची में ही रहने वाले एक बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट से, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में हैं और बहुत अच्छी रिपोर्टें जो हैं अपने टीवी चैनल्स पर लेकर आते हैं। जी नाज़रीन, ये थे फैसल अजीज़ खान कराची से, और कराची की दास्तान सुना रहे थे कि कराची में जिस तरीके से चीफ जस्टिस के हुक्म से जो है चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, अब उसमें थोड़ा सा खलल आया है, क्योंकि अब लोग एहतजाज पे निकल आए हैं और वहाँ बैठ गए हैं। और सिंध गवर्नमेंट ने भी उस कमिश्नर को हटा दिया है जो ये काम करता था। तो आया देखते हैं आगे आने वाले दिनों में जो है वो क्या सूरत हाल रहती है। कराची एक बेयारो मददगार सिटी है और काफ़ी अरसे से है, कई सालों से जो है सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उनका वोटिंग बैंक जो था वहाँ पे नहीं है। ये भी हमारे यहाँ एक लम्हा फिक्रिया है कि हम बताते हैं कि जी हमने इतने अरब इधर खर्च कर दिए, इतने अरब इधर खर्च कर दिए, लेकिन जब हम जाते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं तो कुछ नज़र नहीं आता, जैसा कि फैसल अजीज़ खान साहब ने बड़ा तफसीली इंटरव्यू में बताया। तो अगले हफ्ते के लिए आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington.